हेलो एवरीबॉडी, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की किताबों में लिखे कुछ नाम, कुछ तारीखें महज अक्षर नहीं होते। उनके पीछे छिपी होती हैं सिस्कियाँ, साजिशें और ऐसे बलिदान जो रोंगटे खड़े करते हैं। एक ऐसा राजा जिसने अपने ही हाथों अपनी और अपनी रानियों की जिंदगी का अंत कर दिया। जयपुर के आसमान में उस रात सिर्फ धुआं नहीं बल्कि एक पूरे वंश का दर्द उठा था। ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि आमेर की गद्दी पर बैठने वाले एक राजा को यह भयानक कदम उठाना पड़ा? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में पीछे चलना होगा उस राजा के पिता के पास, जो हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिमान, दूरदर्शी और कला प्रेमी शासकों में से एक था। खम्मा गणी दोस्तों, मेरा नाम है अभिनेश और आज हम राजस्थान के इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें पढ़कर आप महसूस करेंगे कि इतिहास जिया जाता है, रटा नहीं जाता। आज हम बात करेंगे सवाई जयसिंह द्वितीय की, जो कि एक दूरदर्शी शासक हुए हैं। पिछली वीडियो में भी हमने इनको कवर किया था, मैं आपको यहाँ पर शो भी करके चलता हूँ। सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम जयपुर का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है गुलाबी रंग, हवा महल और जंतर मंतर। लेकिन यह शहर बसाया किसने? सवाल ये बनता है। अब इसमें जो उत्तर आता है वो ये था कि ये थे सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई की उपाधि इन्हें औरंगजेब ने दी थी, जिसका मतलब होता है सवा, यानी दूसरों से बेहतर। और जयसिंह सच में सवा भी थे। ये सिर्फ एक राजा नहीं थे दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक थे, एक खगोल शास्त्री थे, एक महान योजनाकार थे, यानी कि प्लानर थे। सोचिए, उस जमाने में जब दुनिया सितारों को सिर्फ कहानियों में देखती थी, ये राजा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में, यहाँ पर देखो मैंने शो भी किया है यहाँ पर, ठीक है, आप ये देखो कि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में सवाई जयसिंह जंतर मंतर बनवाकर ग्रहों की चाल नाप रहे थे। इन्होंने जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका जैसे ग्रंथ लिखे जो तारों की गणना पर आधारित थे। इनका दिमाग सिर्फ आसमान में नहीं, जमीन पर भी चलता था। इन्होंने 1727 में एक ऐसा शहर बसाया जिसे आज हम जयपुर कहते हैं। यह भारत का पहला प्लैंड सिटी जिसे आप कह सकते हो वो था, जिसे विद्याधर भट्टाचार्य नाम के एक बंगाली वास्तुकार की मदद से ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया था। सड़कें समकोण पर काटती थी, बाजार एक सीध में है। कमाल की बात है ना, कमाल की ही बात है। राजनीति में भी इनका कोई सानी नहीं था गाइस। इन्होंने मुगलों से अच्छे संबंध बनाए रखे, लेकिन अपनी रियासत की स्वायत्ता को, यानी कि सोवर्निटी को, संप्रभुता को कभी दांव पर नहीं लगने दिया। इन्होंने अपने समय के आखिरी हिंदू शासक के तौर पर अश्वमेध यज्ञ भी किया था, या अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। लेकिन दोस्तों, इतिहास की कहानियां सीधी नहीं होती, इनमें हमेशा एक मोड़ आता है। और अपनी दूरदर्शिता के बावजूद जय सिंह जी एक ऐसी राजनीतिक भूल कर बैठे जिसने उनके बसाए हुए जयपुर को उनके जाने के बाद गृह युद्ध की आग में झोंक दिया। उन्होंने मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुमारी से विवाह करते समय यह वचन दे दिया कि उन्हीं का बेटा, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, जयपुर का अगला राजा बनेगा। जबकि उनका एक बड़ा बेटा पहले से था, ईश्वरी सिंह। और यही वादा आगे चलकर जयपुर के इतिहास में एक ऐसे खूनी संघर्ष की नींव रखेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ अन्य फैक्ट भी इसमें मैं आपको यहाँ पर बताता चलूंगा। हमारी ये राजस्थान जीएस की सीरीज चल रही है जिसमें सभी टॉपिक्स को मैं बेहतर तरीके से कवर कर रहा हूँ। राजस्थान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर सब ऐसे पढ़ा दूंगा आपको। सब यहीं से क्लास से कवर हो जाएगा, ठीक है। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। लिंक है और वेबसाइट पेज है, एप्लीकेशन है हमारी, जहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। फैक्ट क्या है यहाँ पर? अन्य कुछ फैक्ट, जैसे सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में, ये 3 बार मालवा के सूबेदार हुए हैं गाइस। 1713 में फर्रुखसिंह ने 7,000 का मनसब देकर इनको नियुक्त किया था। 1730 में ये दोबारा नियुक्त हुए, किसके द्वारा? सम्राट मोहम्मद शाह के द्वारा। और 1732 में तीसरी बार नियुक्त हुए हैं सम्राट मोहम्मद शाह के द्वारा। एक अल्बर्ट हॉल के लिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका डिजाइन करवाया जैकब द्वारा, निर्माण करवाया सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा, और उद्घाटन हुआ जो एडवर्ड ब्रेडफोर्ड है 1887 में। एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने महाराणा माधो सिंह द्वितीय के काल में अल्बर्ट हॉल का जो है उद्घाटन कराया। शिलान्यास कराया गाइस वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट ने 1878 में। कुछ ये इस तरीके का ये है, आप ये देख लो, बढ़िया लग रहा है ना। चलो, लेकिन इतिहास में जो आज आपको पढ़ाऊंगा, सवाई ईश्वरी सिंह की हम बात करेंगे। इसमें किसकी बात करेंगे हम गाइस? इसमें सवाई ईश्वरी सिंह की। इनका टाइम पीरियड रहा है 1743 से 1750 तक, ठीक है। सवाई ईश्वरी सिंह एक नायक है। और जब हम वापस आते हैं अपनी उसी कहानी पर जहां से हमने शुरुआत की थी, 1743 में सवाई जयसिंह का देहांत हुआ। गद्दी पर बैठे उनके बड़े बेटे ईश्वरी सिंह।
लेकिन मेवाड़ के महाराणा जो ईश्वरी सिंह के सौतेले भाई माधो सिंह के मामा थे, बोले वादा तो साहब माधो सिंह को राजा बनाने का था। बस यहीं से क्या हुआ, शुरू हो गया जयपुर का गृह युद्ध। एक तरफ थे राजा ईश्वरी सिंह और दूसरी तरफ अपने मामा की मदद से गद्दी हथियाने को तैयार थे माधो सिंह। 1747 में हुआ राजमहल का युद्ध। ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को गाइस बुरी तरह से हराया। अब जीत की खुशी में जयपुर में उन्होंने ईसरलाट और सरगासूली नाम की एक मीनार बनवाई। ये आप देख भी सकते हो यहाँ पर, ठीक है, एक मीनार बनवाई जो कि आज भी जयपुर की पहचान है। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। मराठा जो कि उस समय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे, इस लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने माधो सिंह का साथ दिया। 1748 में बगरू का युद्ध हुआ और इस बार ईश्वरी सिंह की स्थिति कमजोर पड़ गई। उन्हें माधो सिंह को कुछ परगने मीन्स इलाके ये देने पड़े और मराठों को युद्ध का हर्जाना देने का वादा करना पड़ा। अब सोचिए उस राजा की हालत, घर में भाई दुश्मन है, बाहर मराठों का दबाव है, मराठा बार बार हर्जाना के लिए दबाव बना रहे थे, खजाना खाली हो चुका था, सेना थक चुकी थी, कोई मददगार नहीं था। अब दिसंबर 1750 में मराठा सरदार मल्लराव होलकर अपनी सेना लेकर जयपुर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और भारी भरकम रकम की मांग करने लगा। ईश्वरी सिंह के पास ना तो पैसा था ना लड़ने की हिम्मत। उन्हें चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा था और उस रात उस लाचार राजा ने, ध्यान रखना गाइस, उस लाचार राजा ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। यही नहीं, उनकी 3 रानियां और एक उपपत्नी ने भी उनके साथ ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जयपुर के लोगों ने जब सुबह अपने राजा की मौत की खबर सुनी तो सन्नाटा छा गया। ठीक है, सन्नाटा छा गया। और क्या फैक्ट है इसमें, देखो जयपुर शासक संगीताचार्य प्रताप सिंह के शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार रहते थे जिन्हें गुणीज खान कहा जाता था। ये जो टॉपिक मैंने गाइस यहाँ पर माइंड मैप की फॉर्म में कवर किए हैं, ये सब कुछ तो मैं आपको वीडियो क्लास में तो मैं सब समझा दूंगा, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सब पिछले सालों में यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हुए। राजस्थान का जीएस में अच्छे से कवर करा दूंगा, आगे भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है गाइस। ठीक है, राधा गोविंद संगीत सागर, इन्होंने संगीत ग्रंथ की रचना करी और इनके द्वारा की गई है देवश्री भट्ट ब्रजपाल के द्वारा। उत्तरी भारत का जो पहला रंगमंच है राम प्रकाश थिएटर के नाम से जाना जाता है। स्थापना हुई इसकी जयपुर में और राम प्रकाश द्वितीय ने 1878 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना करवाई गाइस। अब हमारा जो अगला टॉपिक है तुंगा का युद्ध है। ये मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया और जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के बीच हुआ। ठीक है, मराठों को इसमें पीछे हटना पड़ा। बाकी कहानी में बताता हूँ तुंगा के युद्ध की। देखो 1787 की बात है जब इसमें क्या हुआ, राजपूत एक हुए। ईश्वरी सिंह की कहानी में हमने देखा कि कैसे मराठों ने राजस्थान की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया था। ये दखल बढ़ता ही गया। वो राजाओं से खिराज यानी कि टैक्स वसूलते, उनके अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाते। लेकिन राजपुताना के रणबांकुरों का खून कब तक ये सब सहता था, कब तक ये सब सहता। साल था 1787। मराठा सरदार महादजी सिंधिया अपनी विशाल सेना लेकर जयपुर रियासत से टैक्स वसूलने आ दमके। जयपुर के तत्कालीन महाराजा थे सवाई प्रताप सिंह। ये वही हैं जिन्होंने हवा महल बनवाया था। प्रताप सिंह ने अकेले लड़ने की बजाय एक बहुत सही कदम उठाया। उन्होंने जोधपुर के महाराजा विजय सिंह से मदद मांगी। और दोस्तों ये वो पल था जब आपसी दुश्मनी भुलाकर 2 बड़ी रियासतें एक दुश्मन के खिलाफ एक हुई। जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना ने, जॉइंट सेना ने दौसा के पास तुंगा के मैदान में महादजी सिंधिया की सेना को चुनौती दी। ठीक है, भयंकर युद्ध हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि मराठों के पैर उखड़ गए। महादजी सिंधिया को पीछे हटना पड़ा। यह राजपूतों की एकता का एक शानदार प्रतीक था, शानदार जीत थी। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि अगर राजस्थान के रजवाड़े एक हो जाएं तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। हालांकि ये एकता ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन तुंगा का युद्ध आज भी राजपूतों के शौर्य और एकता की मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। ठीक है, आज भी याद किया जाता है। ठीक है, बब्बर शेर की जो उपाधि मिली हुई है सवाई माधो सिंह द्वितीय को मिली हुई है। अब हम बात करेंगे राजा मानसिंह द्वितीय के बारे में, सवाई राजा मानसिंह द्वितीय के बारे में। ठीक है गाइस, देखो इसमें फैक्ट क्या है। ये जयपुर के अंतिम महाराजा हुए। कछवाहा राजा मानसिंह द्वितीय जयपुर को आधुनिक स्वरूप दिया। इनको जो है ना, ये एक आधुनिक महाराजा के रूप में भी जाने जाते हैं, है ना गाइस। सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर की उन्होंने स्थापना करी। 1962 में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए। स्पेन में, मैं बताता हूँ आपको पूरी कहानी। देखो वक्त का पहिया क्या हुआ, बहुत तेजी से घूमा। कछवाहा वंश ने कई उतार चढ़ाव देखे और अब हम पहुंचे 20वीं सदी में। अब अंग्रेजों का राज है
और रजवाड़े अब पहले की ही तरह स्वतंत्र नहीं है। इस दौर में जयपुर की गद्दी पर बैठे सवाई मानसिंह द्वितीय। टाइम पीरियड है 1922 से 1970। ठीक है, 1922 से गाइस 1970 का टाइम पीरियड है। ठीक है, ये कछवाहा वंश के अंतिम शासक महाराजा थे। इनका दौर तलवारों और युद्धों का नहीं था, बल्कि कूटनीति और बदलाव का था। ये एक तरह से हैंडसम मॉडर्न सोच वाले राजा थे। दुनिया उन्हें एक बेहतरीन पोलो खिलाड़ी के रूप में जानती थी। उनकी पोलो टीम ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन भी किया। और जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा सवाल था, इन सैकड़ों रियासतों का क्या होगा। सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासतों का भारत में विलय हो रहा था। महाराजा मानसिंह द्वितीय ने दूरदर्शिता दिखाते हुए अपनी खुद की इच्छा से जयपुर रियासत का विलय भारत में कर दिया। आज़ादी के बाद वो राजस्थान के पहले राज प्रमुख बने। बाद में वो स्पेन में भारत के राजदूत भी रहे। एक राजा से एक राज प्रमुख और फिर एक राजदूत तक का उनका जो सफर था, बदलते भारत की एक अनूठी कहानी। अब शुरू होगी गाइस मरुधरा की गाथा, यानी कि राठौड़ वंश। जबरदस्त कहानी, जबरदस्त स्टोरी, जबरदस्त टॉपिक, मजा आ जाएगा। क्या है ये? मरुधरा की गाथा। ठीक है, तो ये थी कहानी जयपुर के कछवाहा वंश की जो हमने अभी पढ़ी। लेकिन मारा राजस्थान सिर्फ जयपुर तक ही तो सीमित नहीं है। अब हम रुक करते हैं मरुधरा की तरफ, मारवाड़ की तरफ, जहाँ रेत के धोरों में लिखी गई है वीरता, बलिदान, स्वाभिमान की एक अलग ही दास्तां। राठौड़ वंश की कहानी की हम शुरुआत करते हैं और इस वंश की नींव रखी गई गाइस राव सिंह के द्वारा। ठीक है, आप ये देखो कि राव सिंह के द्वारा इस वंश की नींव रखी और कन्नौज से निकलकर वो योद्धा अपने कुछ साथियों के साथ राजस्थान की इस धरती पर आया और यहीं पाली के पास अपना राज स्थापित किया। वो राठौड़ वंश के आदि पुरुष थे, वो बीज थे जिससे मारवाड़ का ये विशाल पेड़ बना। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे राव जोधा की, जिनका टाइम पीरियड 1438 से लेकर 1489 तक रहा है। देखो, राव सिंह ने नींव रखी, लेकिन इस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी की राव जोधा ने। अपने पिता राव रणमल की हत्या के बाद राव जोधा को दर दर भटकना पड़ा, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा किया और 1453 में मंडौर पर, जो मारवाड़ की पुरानी राजधानी थी, वापस से कब्जा कर लिया। लेकिन जोधा एक दूरदर्शी शासक थे। उन्हें लगा कि मंडौर का किला सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, उन्हें एक नई ज्यादा सुरक्षित राजधानी चाहिए। और फिर क्या था, 1459 में उन्होंने एक पहाड़ी पर एक नए किले की नींव रखी। उस पहाड़ी का नाम था चिड़िया टूक, क्योंकि वहां एक संत चिड़ियानाथ जी तपस्या करते थे। कहते हैं कि जब संत को वहां से जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने श्राप दिया कि जोधा, तेरे घर में हमेशा पानी की कमी रहेगी। राव जोधा ने संत को मनाया। किले की नींव में राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा से जीवित समाधि ली ताकि किले की नींव मजबूत रहे और श्राप का असर कम हो। दोस्तों, यही किला आज दुनिया भर में मेहरानगढ़ के नाम से मशहूर है और इसी किले के नीचे राव जोधा ने एक नया शहर बसाया जिसे आप आज जोधपुर के नाम से जानते हो। ठीक है, जिसे आप आज जोधपुर के नाम से जानते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरा आपको जो है समझ में भी आ रहा होगा। देखो, चिड़िया टूक पहाड़ी पर मैं सब माइंड मैप, जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, माइंड मैप की फॉर्म में ये सब अवेलेबल है। ठीक है, नोट्स बेहतरीन, आप नोट्स लेना चाहते हो आप नोट्स भी आपको मिल जाएंगे इसमें। चलिए, ठीक है गाइस, अब इसके बाद जो हमारा मुख्य टॉपिक मालदेव के बारे में हम बात करेंगे। देखो, मालदेव का जो टाइम था 1532 से 1562 तक का। ठीक है गाइस, मालदेव हशमत वाला शासक इनको कहते हैं, मैं बताता हूँ आगे। देखो क्या हुआ, जोधपुर बस चुका था, अब बारी थी मारवाड़ के साम्राज्य को फैलाने की। और ये काम किया राठौड़ वंश के सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे राव मालदेव। फारसी इतिहासकारों ने इन्हें जो है हशमत वाला शासक कहा है। आप ये देख सकते हो, लिख रखा है। फारसी इतिहासकारों ने इन्हें हशमत वाला शासक कहा, यानी कि वैभव और शक्ति वाला राजा। जब वो गद्दी पर बैठे तो उनके पास सिर्फ 2 परगने थे। परगने मीन्स इलाके। लेकिन अपनी तलवार के दम पर उन्होंने 52 युद्ध लड़े और 58 परगनों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी राज्य को बीकानेर, मेड़ता, अजमेर से लेकर हरियाणा तक फैला दिया। वो उत्तर भारत के सबसे ताकतवर हिंदू राजा बन गए। लेकिन जब अपनी ताकत बढ़ती है तो दिल्ली में बैठे शहंशाह की नजर आप पर जरूर पड़ जाती है। उस समय दिल्ली का सुल्तान था शेरशाह सूरी। 1544 में गिरी सुमेल के मैदान में मालदेव, अब ये वाली बात जरूर सुनना, आप ध्यान से सुनना। 1544 में गिरी सुमेल के मैदान में मालदेव और शेरशाह सूरी की सेनाएं जो है आमने सामने हुई। मालदेव के 2 वीर सेनापति थे, जैता और कुंपा। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हो, जैता एंड कुंपा, ये 2 वीर सेनापति थे।
अब शेरशाह समझ गया था कि राजपूतों को सीधे सीधे हराना नामुमकिन है, तो उसने एक चाल चली। उसने मालदेव के कैंप में एक झूठी खबर फैला दी कि जैता और कुंपा उससे मिल गए हैं। मालदेव को अपने ही वीरों पर शक हो गया और रात में ही मैदान छोड़कर चले गए। जब सुबह जैता और कुंपा को पता चला कि राजा चले गए हैं और उन पर गद्दारी का कलंक लगा है, तो उन्होंने अपने सम्मान के लिए लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा अब हम लड़ेंगे, अब हम इसको दिखाएंगे कि हम हैं क्या। ठीक है। मुट्ठी भर राजपूत सैनिक शेरशाह की 80,000 की सेना पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। उन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि शेरशाह सूरी के पसीने छूट गए। युद्ध तो शेरशाह सूरी जीत गया, लेकिन जैता कुंपा की वीरता देखकर उसके मुंह से निकला, बोल्यो सूरी राजयू गिरी घाट गमसाण, मुट्ठी खातर बाजरी, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवाड़। यानी मैं मुट्ठी भर बाजरे यानी मारवाड़ के लिए पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ये समझ रहे हो आप? क्या बहादुरी से वो जैता और कुंपा लड़े होंगे, क्या धूल उन्होंने चटाई होगी गाइस। ठीक है। बाकी क्या है इसमें कि ये तो सब मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, सारी चीजें नोट्स में आप ले सकते हो। बात करेंगे आगे हम रानी उमादे की। रानी उमादे को इतिहास की रूठी रानी के नाम से जानते हैं, क्योंकि मालदेव जितने वीर थे उतने ही शौकीन मिजाज भी थे। देखो रानी उमादे कौन है, वाइफ है ये मालदेव की। ठीक है। मालदेव जितने ही वीर थे उतने ही शौकीन मिजाज भी थे। उनके इसी मिजाज की वजह से इतिहास में एक रानी हमेशा के लिए रूठी रानी के नाम से जानी गई। देखो ये थी जैसलमेर की राजकुमारी उमादे। मालदेव से इनका विवाह हुआ, लेकिन शादी की रात ही मालदेव अपनी एक दासी भारमली के प्रति जो या फिर आकर्षित हो गए। जब रानी उमादे को यह पता चला तो उनका स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने उसी रात फैसला कर लिया कि वो उस पति का मुंह कभी नहीं देखेंगी जिसने शादी की पहली रात ही उनका अपमान किया हो। और वो सच में रूठकर अजमेर के तारागढ़ किले में चली गई और फिर कभी मालदेव के पास वापस नहीं आई। मालदेव ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी अपने वचन पर अड़िग रही। जब 1562 में मालदेव की मृत्यु हुई तो रानी उमादे उनके साथ सती हो गई। इतना कुछ है, ज़्यादा कुछ और इसमें ऐसा खास ठीक है नहीं। जैसलमेर के रावल लूणकर्ण की ये पुत्री थी रानी उमादे। इसके बाद हम बात करेंगे राव चंद्रसेन मारवाड़ की, जिनका टाइम पीरियड 1562 से और 81 तक रहा है। ठीक है। ये मारवाड़ का प्रताप इनको कहा जाता है। ठीक है। मारवाड़ के उस नायक की हम बात करेंगे जिसे इतिहास ने लगभग भुला ही दिया था, राव चंद्रसेन। इन्हें मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो भूला बिसरा नायक इनको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी महाराणा प्रताप की तरह ही अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। मालदेव के बाद जब ये गद्दी पर बैठे तो अकबर ने 1570 में नागौर में एक दरबार लगाया। राजस्थान के ज्यादातर राजाओं ने वहां जाकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। चंद्रसेन के भाई उदय सिंह और राम भी वहां पहुंच गए। चंद्रसेन भी दरबार में गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां राजाओं के स्वाभिमान की बोली लग रही है तो वो चुपचाप दरबार छोड़कर जो है वापस आ गए। अकबर इस बात से चिढ़ गया। उसने अपनी सेना जोधपुर पर भेज दी। चंद्रसेन को जोधपुर छोड़ना पड़ा। अगले 11 साल, सोचिए 11 साल तक वो राजा मारवाड़ के पहाड़ों और जंगलों में भटकता रहा। उन्होंने भद्राजून और सिवाड़ा के किलों से मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। उनके पास ना तो सेना थी ना पैसा। भूखे प्यासे रहकर उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन अपना सिर अकबर के सामने नहीं झुकाया। वो पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की नीति अपनाई। ध्यान रखो, पहले शासक जिन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई, जिसे बाद में महाराणा प्रताप और शिवाजी ने भी अपनाया। 1581 में एकांत में ही इस वीर योद्धा का जो है देहांत हो गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं खोया। ये बात आप ध्यान रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस हम इसमें। बाकी ये पूरी कहानी है, महाराजा गज सिंह के बारे में है। इनका कार्यकाल रहा है 1619 से 1638 का कार्यकाल इनका रहा है। दल दमन इनकी जो उपाधि है, जहांगीर ने इनको उपाधि दी है दल दमन, यानी कि फौज रोकने वाला। ठीक है, फौज रोकने वाला। चलिए ये पूरी स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी उनसे रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम बात करेंगे गाइस जसवंत सिंह प्रथम की और अजीत सिंह राठौड़ के बारे में। ठीक है, देखो थोड़ा सा ये मैं आपको बताता हूँ कि शाहजहां ने 12 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह का राज तिलक 25 मई 1638 को किया। राज कार्य चलाने के लिए आसोप के ठाकुर राज सिंह कुपावत को जोधपुर का मंत्री और उनका संरक्षक नियुक्त किया।
जोधपुर में जसवंत सिंह 30 अप्रैल 1640 ईस्वी को वहां की गद्दी पर बैठे और शाहजहां ने 1655 में जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा खिताब से सम्मानित किया। मैं पूरा बताता हूँ आपको, बाकी तो ये देखो स्टोरी है ही है। माइंड मैप की फॉर्म में मैंने बताया कि 1659 में गुजरात के सूबेदार बने। धर्मत, उज्जैन और एमपी के युद्ध में 1658 में युद्ध हुआ था ये। दारा शिकोह की हेल्प की, इसलिए महाराजा की उपाधि मिली, और ये उपाधि किसने दी इनको? शाहजहां ने दी है। ठीक है गाइस, बाकी और चीज़ें फिर अजीत सिंह राठौड़ के बारे में देखेंगे हम। देखो, जसवंत सिंह प्रथम और अजीत सिंह राठौड़, चंद्रसेन के बाद मारवाड़ लंबे समय तक मुगलों के अधीन रहा। फिर गद्दी पर बैठे जसवंत सिंह प्रथम। ये एक बड़े विद्वान और कला प्रेमी शासक थे जिन्हें शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी। वो मुगल सल्तनत के एक बहुत बड़े मनसबदार भी थे। उन्होंने शाहजहां की तरफ से औरंगजेब के खिलाफ धर्मत का युद्ध लड़ा। हालांकि वो हार गए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत थी उनका बेटा अजीत सिंह। 1678 में जब जसवंत सिंह की मृत्यु अफगानिस्तान में हुई, तब अजीत सिंह का जन्म हुआ था और औरंगजेब की नीयत खराब हो गई। उसने नन्हे राजकुमार को दिल्ली बुलवाया और मारवाड़ को हमेशा के लिए मुगल सल्तनत में मिलाना चाहा। लेकिन वो शायद ये भूल गए थे, या ये शायद ये भूल गया था औरंगजेब कि ये मारवाड़ की धरती है जहां हर योद्धा अपने स्वामी की जान के लिए दे सकता है, स्वामी के लिए जान दे सकता है। ठीक है गाइस, यहाँ एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जिसकी स्वामी भक्ति की मिसालें आज भी दी जाती हैं। वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़, ये देखो, दुर्गादास की सहायता से दुर्गादास राठौड़ और कुछ अन्य सरदार हैं। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर फलों की टोकरियों में छिपाकर नन्हे अजीत सिंह को दिल्ली की कैद से निकालकर मारवाड़ ले आए। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था गाइस। अगले 30 साल, जी हाँ, पूरे 30 साल तक दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब की लाखों की सेना के खिलाफ मारवाड़ की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन अजीत सिंह को सिरोही के जंगलों में छिपाकर पाला पोसा और खुद मारवाड़ की जमीन पर मुगलों से लड़ते रहे। इसे मारवाड़ का 30 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और लास्ट में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा बने। ये जीत सिर्फ अजीत सिंह की नहीं थी, ये जीत थी दुर्गादास राठौड़ की स्वामी भक्ति की और मारवाड़ के उन हजारों रणबांकुरों के बलिदान की जिन्होंने अपने राजकुमार के लिए 30 साल तक संघर्ष किया। अजीत सिंह को कान का कच्चा भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों के बहकावे में आकर दुर्गादास राठौड़ जैसे महान व्यक्ति को देश निकाला दे दिया था, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी गाइस। ठीक है, ये कुछ पूरा टॉपिक हमारा था जिसको हमने कवर किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम अपनी राजस्थान जीएस की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे भी हम सारी चीज़ों को इस तरीके से ही कवर करते रहेंगे, सारे टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहेंगे। नोट्स लेने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे हमारी एप्लीकेशन की लिंक या फिर वेबसाइट के लिंक सब कुछ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। नीचे से आप ये नोट्स ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो गाइस। सीरीज़ कंटिन्यू है, इसी तरीके से पढ़ते रहो आप। आगे हम सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करते रहेंगे और बाकी आप लोग बताना ज़रूरी है आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। चलिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।